नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम इकोनॉमी देख रहे थे। इकोनॉमी और साइंस पैरेलल चला रहे हैं। तो इकोनॉमी में कल हमने देखा था कि एफआरबीएम को रिव्यू करने के लिए जो एनके सिंह समिति बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशंस हमने कल देखी थी। आज हम देखते हैं आईएमएफ। ये तीन संस्थाएं हमारे सिलेबस में, एक आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक और तीसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इनको हम नंबर से देखेंगे। आज हम आईएमएफ देखते हैं। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स एक जगह है न्यू हैम्पशायर में, अमेरिका में न्यू हैम्पशायर शहर है, उसी में एक जगह है ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था 1944 में। तो वहाँ पर यह डिसीजन लिया गया था कि दो संस्थाएं बनाई जाएगी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। ब्रेटन वुड्स जुड़वा संस्थाएं, ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि ये दोनों संस्थाओं का जो डिसीजन हुआ था, निर्णय हुआ था, वो इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। फिर इसकी औपचारिक स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को। निर्णय तो यहाँ पर लिया गया था, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पर 27 दिसंबर 1945 को। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, प्रधान कार्यालय। और 1 मार्च 1947 से इसने काम करना स्टार्ट किया था। एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया था 27 दिसंबर 1945 को, काम करना शुरू किया था 1 मार्च 1945 को। 190 इसके सदस्य देश है और जो 190वां सदस्य था वो था अंडोरा। अंडोरा इसका 190वां सदस्य बना था। ठीक है, अब इसके काम क्या होते हैं ये देख लेते हैं। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं। एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, एक मुद्रा विनिमय दर जो होती है, करेंसी एक्सचेंज रेट, उसको स्टेबिलिटी, स्थिरता, उसकी स्थिरता प्रदान करना, उसकी स्थिरता को बढ़ावा देना। जो करेंसी की एक्सचेंज रेट होती है, ये नहीं कि कभी अचानक से गिर गई, कभी अचानक से बढ़ गई। जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है एक्सचेंज रेट में, तो वो इतना एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। तो उसको, उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम करता है एक्सचेंज रेट की। और जो भुगतान संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या किसी देश को आ रही है तो उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जैसे भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था 1991 में, तो उस टाइम पर भारत की भी मदद की थी आईएमएफ ने। तो ऐसे बीओपी क्राइसिस के टाइम पर अपने सदस्य देशों की मदद करता है। जो बहुपक्षीय भुगतान होते हैं, मल्टीलेटरल पेमेंट्स, उनकी व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करता है। मतलब ये है कि जो मल्टीलेटरल पेमेंट्स होते हैं बिटवीन द कंट्रीज, उनको सुविधाजनक बनाता है कि जो उनके एक्सचेंज में अगर कोई प्रतिबंध, मतलब कोई कंट्री कोई हर्डल आ रही है, तो उस हर्डल को रिमूव करने का भी काम करता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, या आतंकवाद के लिए जो टेरर फंडिंग होती है, आतंकवाद के लिए जो वित्तीयन होता है, उसको रोकने के लिए काम करता है। और गरीब देशों को लोन भी देता है, ताकि उनमें, विकासशील और कम विकसित देशों को लोन भी देता है ताकि गरीबी कम हो, गरीबी कम हो, तो पॉवर्टी को कम करने के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए, पॉवर्टी को कम करना, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन और आतंकवाद के वित्तीयन को रोकना, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना, भुगतान संतुलन की समस्या के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। अब इसकी प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं। इसमें होता है, सबसे हायर लेवल पर होता है गवर्नर मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, सर्वोच्च निर्णायक संस्था होती है। इसमें प्रत्येक देश मेंबर होता है। जैसे 190 इसके
सदस्य है। तो 190 के 190 देश इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक गवर्नर की नियुक्ति करेंगे जो उस देश का वित्त मंत्री होता है या फिर केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है। जैसे भारत का वित्त मंत्री होगा या फिर आरबीआई का गवर्नर, उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक मेंबर होगा। इसके साथ साथ एक वैकल्पिक गवर्नर की भी नियुक्ति की जाती है। तो ये वैकल्पिक गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नर मंडल में सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। वर्ष में एक बार इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें गवर्नर मंडल में 190 सदस्य रहेंगे। तो प्रत्येक देश गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति करेगा। सभी सदस्य देशों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा और सर्वोच्च निर्णायक संस्था यही होती है IMF की। ठीक है, एक समिति होती है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, IMFC। 24 इसके सदस्य होते हैं। ये गवर्नर मंडल को सलाह देती है। वर्ष में इसकी 2 बैठक होती है। एक अप्रैल में होती है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग मीटिंग, बसंत बैठक। 1 सितंबर अक्टूबर के आसपास होती है, उसको बोलते हैं एनुअल मीटिंग, वार्षिक बैठक। तो गवर्नर मंडल हुआ सर्वोच्च निर्णायक संस्था और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति हुई इसको सलाह देने के लिए, गवर्नर मंडल को सलाह एडवाइस देने के लिए। ठीक है, फिर एक होता है इसमें कार्यकारी मंडल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो ये 190 देश है इनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो जो ये ग्रुप में बांटा जाता है, इन सब ग्रुप से एक एक मेंबर ले लिया जाता है। तो सभी 190 देशों का प्रतिनिधित्व ये 24 सदस्य करते हैं। 190 देशों को ग्रुप्स में बांट दिया, उन ग्रुप्स से कुछ सदस्य सेलेक्ट कर लिए, तो वो सदस्य इसमें कार्यकारी मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये 24 सदस्य होता है कार्यकारी मंडल। तो ये कार्यकारी मंडल का काम क्या होता है? एक तो जैसे गवर्नर मंडल है, ये तो साल में एक बार मिलता है। तो गवर्नर मंडल ने जो अपनी शक्तियां हैं उनको डेलीगेट किया हुआ है कार्यकारी मंडल को, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिन प्रतिदिन के कार्य करता है। भाई 190 सदस्यों का तो दिन प्रतिदिन के कार्य करने के लिए प्रतिदिन मिलना या महीने में मिलना या साप्ताहिक बैठक करना संभव नहीं होता है ना। तो इसलिए उन्होंने अपने 24 प्रतिनिधि सेलेक्ट कर लिए और उनको कार्यकारी मंडल बना दिया। तो ये 24 लोग दिन प्रतिदिन के काम करते हैं। ठीक है, गवर्नर मंडल ने अपनी जो शक्तियां हैं थी गवर्नर मंडल की, वो इसको प्रत्यायोजित कर दी, डेलीगेट कर दी। अब कुछ शक्तियां ऐसी है जो गवर्नर मंडल ने अपने पास ही रखी है, जो इम्पोर्टेंट शक्तियां हैं। जैसे किसी सदस्य देश का कोटा बढ़ाना है, या SDR आवंटन से संबंधित कोई निर्णय है, या नए सदस्यों का प्रवेश। जैसे IMF में 190 सदस्य है, कोई नया देश एप्लीकेशन लगाता है कि हम भी IMF के मेंबर बनना चाहते हैं, तो वैसी शक्तियां गवर्नर मंडल के पास ही है। या समझौते के अनुच्छेद, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, या उपविधि, बायलॉज में कोई संशोधन होना है, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो अभी भी गवर्नर मंडल के पास ही है। तो गवर्नर मंडल ने क्या किया कि जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो अपने पास ही रखे, और जो दिन प्रतिदिन के कार्य करने के लिए शक्तियों की जरूरत थी, वो शक्तियां गवर्नर मंडल ने डेलीगेट कर दी कार्यकारी मंडल को। ठीक है, एक होती है विकास समिति, डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट कमेटी। ये बनाई गई थी अक्टूबर 1974 में। इसमें 25 सदस्य होते हैं और ये एक कॉमन कमेटी है वर्ल्ड बैंक की और IMF की। वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों की कॉमन कमेटी है डेवलपमेंट कमेटी। ये विश्व बैंक के लिए भी कार्य करती है। इस कमेटी का भी काम होता है गवर्नर मंडल को सलाह देना। तो अब आप ये समझ लो कि एक गवर्नर मंडल होता है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। इसको सलाह देने के लिए 2 समिति है, एक IMFC इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी 24 सदस्य, एक है डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी में 25 सदस्य। ये बनाई गई थी 1974 में। ये विश्व बैंक के लिए भी काम करती है। तो ये डेवलपमेंट कमेटी, विकास समिति और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति,
ये गवर्नर मंडल को सलाह देती है। एक कार्यकारी मंडल बनाया गया। जो गवर्नर मंडल होता है उसके तो 190 सदस्य होते हैं। जो वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का गवर्नर, उसमें गवर्नर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर मंडल में। तो उन 190 में से 24 लोगों को सिलेक्ट करके एक कार्यकारी मंडल बना दिया जाता है। गवर्नर मंडल ने अपनी कुछ शक्तियां इसको डेलीगेट कर दी, और जो इम्पोर्टेंट शक्तियां जैसे कोटा बढ़ाना, एसडीआर आवंटन, नए सदस्यों का आईएमएफ में प्रवेश, समझौते के अनुच्छेद एवं उपविधि बायलॉज में संशोधन के अधिकार, ये गवर्नर मंडल ने अपने पास ही रखे। तो ये थी आईएमएफ की प्रशासनिक संरचना। अब आईएमएफ की सदस्यता किसको मिल सकती है? कोई भी संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु का मतलब होता है जो राष्ट्र अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी राष्ट्र आवेदन करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा, कार्यकारी मंडल के समक्ष आवेदन करेगा। ये कार्यकारी मंडल एक प्रस्ताव बनाएगा और इस प्रस्ताव को गवर्नर मंडल के पास पेश करेगा। गवर्नर मंडल अगर उसको अनुमोदित कर देता है तो वो संप्रभु राष्ट्र आईएमएफ का सदस्य बन जाएगा। तो गवर्नर मंडल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है किसी नए सदस्य को आईएमएफ की सदस्यता प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब जो नया सदस्य बनता है उसका एक अंशदान होता है आईएमएफ में। इसका मतलब क्या होता है? अधिकतम वित्तीय संसाधन है जिसे प्रदान करने के लिए सदस्य देश बाध्य होता है। जब आईएमएफ का सदस्य बनेगा वो, तो उसको एक अंशदान करना होता है आईएमएफ में। यही आईएमएफ का स्रोत होता है, पैसे का स्रोत होता है। तो ये जब नया सदस्य ये इस पैसे का कंट्रीब्यूशन कर देगा, ये अंशदान कर देगा आईएमएफ में, उसके बाद ही उसे आईएमएफ का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, और जो इसका अंशदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, जो ये वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा आईएमएफ को अपने कोटे के अनुसार, उसी के अनुसार उसकी मतदान शक्ति का निर्धारण होगा। जैसे आईएमएफ में यूएसए की मतदान शक्ति सबसे ज़्यादा है, तो उसका कारण यही है कि यूएसए का कोटा भी सबसे ज़्यादा है आईएमएफ में, मतलब सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यूएसए करता है, इसलिए उसकी वोटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सदस्य देशों को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता का निर्धारण। जो सदस्य देश है उनका जितना कंट्रीब्यूशन है, उनका जितना कोटा है आईएमएफ में, उसी अनुपात में उनको आर्थिक सहायता आईएमएफ प्रदान करता है। ठीक है, फिर एक होता है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसको आईएमएफ ने 1969 में सृजित किया था। ये एक आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति होती है, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है, जिसे आईएमएफ द्वारा वर्ष 1969 में सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से सृजित किया गया था। मतलब ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति। इसको आईएमएफ ने सृजित किया था 1969 में। किस लिए? विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से। तो ये क्या है? ये एसडीआर करेंसी नहीं होती है, ये मुद्रा नहीं होती है, मतलब ये धन नहीं होता है, मनी नहीं होता है। इसका इस्तेमाल गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एसडीआर मार्केट में नहीं चलता है। मार्केट में अगर आप चाहो कि किसी वस्तु या सेवा को खरीद लो एसडीआर के माध्यम से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसडीआर मार्केट में नहीं चलता है, क्योंकि ये मनी नहीं है, धन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये एक अकाउंटिंग यूनिट है, अकाउंटिंग यूनिट फॉर आईएमएफ ट्रांजैक्शंस विद मेंबर कंट्रीज। जब मेंबर कंट्रीज का आईएमएफ के साथ ट्रांजैक्शंस होता है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेंबर कंट्रीज का जो आईएमएफ के साथ ट्रांजैक्शंस होता है, पैसे का लेन देन, तो उसको मापने के लिए एक अकाउंटिंग यूनिट है। ये कोटे पर आधारित होता है ये एसडीआर, कि किसी कंट्री का कितना एसडीआर आईएमएफ में है, तो ये उसके कोटे पर निर्धारित होता है कि उस कंट्री का कोटा कितना है आईएमएफ में, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एसडीआर प्रदान किया जाता है। अब मैं एक चीज़ कह रहा था कि ये करेंसी नहीं है, मतलब इससे गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीदा जा सकता, परंतु एसडीआर को अन्य मुद्रा में बदला जा सकता है, विदेशी मुद्रा में
परिवर्तन संभव। जैसे हम एसडीआर, मान लिया हमारा कुछ एसडीआर आईएमएफ में है, तो हम उसको किसी कंट्री को सेल करके फॉरेन करेंसी ले सकते हैं। जैसे डॉलर के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, यूरो के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, या चाइनीज युआन के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, या जैपनीज येन के बदले या ब्रिटिश पाउंड के बदले हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमें फॉरेन करेंसी मिल जाएगी एसडीआर के बदले। अब एसडीआर की जो वैल्यू होती है स्पेशल ड्राइंग राइट की, इसको पेपर करेंसी भी बोलते हैं। ये कई बार पूछा भी गया है एमसीक्यू में, पेपर करेंसी। इसका मूल्य का निर्धारण होता है, एक बास्केट होती है, टोकरी होती है, 5 प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित। वो 5 मुद्राएं कौन कौन सी है? यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, चाइनीज रेनमिनबी या चाइनीज युआन, जैपनीज येन और ब्रिटिश पाउंड। इन 5 करेंसीज की एक बास्केट होती है, उसके आधार पर इसकी वैल्यू डिसाइड होती है एसडीआर की, स्पेशल ड्राइंग राइट की। और इस टोकरी की, ये जो बास्केट है 5 मुद्राओं की, इसकी समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। तो इसकी जो आखिरी समीक्षा हुई थी वो हुई थी 2015 में। तो जो पहले इसमें 4 ही मुद्राएं थी इस बास्केट में, तो 2015 में चाइनीज रेनमिनबी को ऐड किया गया था, युआन को, क्योंकि चाइना की जीडीपी इतना ग्रो कर रही है, वर्ल्ड की नंबर 2 जीडीपी है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में चाइना का महत्व बढ़ रहा है। तो इसलिए चाइनीज रेनमिनबी को इसमें ऐड किया गया था इस बास्केट में, जिसके आधार पर एसडीआर का निर्धारण होता है। ठीक है। जो एसडीआर है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये विदेशी मुद्रा भंडार का भाग होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का पार्ट क्या क्या होता है? एक तो कैश होता है, अगर फॉरेन करेंसी कैश की फॉर्म में है तो उसको यह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो कैश, अगर डॉलर, यूरो या कोई भी फॉरेन करेंसी कैश की फॉर्म में है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, या रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ, रिजर्व कोष जो आईएमएफ में है किसी कंट्री का, या सोना जो सेंट्रल बैंक ने खरीदा हुआ है सोना। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के पास जो गोल्ड है, स्वर्ण भंडार है, जो स्वर्ण भंडार है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट होता है। और क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब जो विदेशी कंपनियों के शेयर, इसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। जो फॉरेन कंपनीज के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड जो विदेशी मुद्रा में हैं, डॉलर, यूरो या किसी भी विदेशी मुद्रा में, वो फॉरेन करेंसी एसेट का पार्ट होते हैं। तो ये सब कंपोनेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आईएमएफ के वित्तीय संसाधन क्या क्या होते हैं, कि आईएमएफ को फंड्स कहाँ से मिलता है कि ताकि वो अपने सदस्य देशों की आर्थिक सहायता कर सके। तो इसका मेन स्रोत तो होता है, प्राइमरी सोर्स तो होता है सदस्यों का कोटा। जैसे किसी भी देश को मेंबरशिप दी जाएगी आईएमएफ की, तो उसका एक कोटा निर्धारित किया जाएगा, उतना पैसा वो देश आईएमएफ में अंशदान करेगा, उसके बाद ही उसको सदस्यता मिलेगी। तो ये सदस्यों का जो कोटा होता है, ये इसका प्राथमिक स्रोत होता है फंडिंग का। इसकी समीक्षा भी समय समय पर की जाती है। अभी जो लास्ट समीक्षा की गई थी वो 2020 जनवरी में की गई थी, परंतु ये जनवरी 2020 में जो समीक्षा की गई थी कोटे की, इसमें कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। दूसरा है ऋण व्यवस्था। ये पूरक संसाधन होता है, उधार लेने की व्यवस्था, कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो। ठीक है, तो ये क्योंकि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, कहीं से बोरो करके अपने सदस्य देशों की मदद कर सकता है, फिर जब सदस्य देश वापस कर देंगे तो उसका भुगतान कर देगा। तो दूसरा सोर्स ये होता है इसका। तीसरा होता है द्विपक्षीय उधार समझौतों, बाइलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट्स, बीबीएज, बाइलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट्स, द्विपक्षीय उधार समझौतों को भी प्रमोट करता है कि ये जैसे 2 कंट्रीज है, उसमें से कोई कंट्री दूसरी कंट्री को उधार दे सकती है, तो वैसे समझौतों में भी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये जो ऋण प्रदान करता है, 2 प्रकार के ऋण प्रदान करता है। एक तो होते हैं गैर रियायती ऋण,
ये होते हैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, अल्पावधि, ठीक है। ऐसे ये नॉन कंसेशनल होते हैं, मतलब इनके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज होता है कि अगर वो नॉन कंसेशनल लोन किसी कंट्री को दे रहा है आईएमएफ, तो उससे ब्याज वसूलेगा उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा ऋण ये प्रदान करता है कंसेशनल लोन, रियायती ऋण। ये रियायती ऋण प्रदान किया जाता है अविकसित देशों को। जो देश अविकसित है या विकासशील है, मतलब छोटे गरीब देश, तो इस पे ब्याज 0% होता है, ठीक है। ब्याज 0%, कि जो मूल लिया, जो प्रिंसिपल लिया किसी देश ने लोन, केवल प्रिंसिपल लौटाना होता है, कोई ब्याज नहीं लौटाना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये है, मैं आपको एक लेक्चर पढ़ाया था पहले 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके बाद में फिस्कल कंसोलिडेशन, फिर एफआरबीएम एक्ट बनाया जाता है, फिर एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए अनकेसिंग समिति बनाई जाती है। तो मैं उन लेक्चर्स में आपको बताया था कि 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया इंडिया में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी प्रॉब्लम आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आया, तो इंडिया ने मदद ली थी आईएमएफ से। आईएमएफ से इंडिया ने 1991 में हेल्प ली थी, इकोनॉमिक हेल्प। तो आईएमएफ ने कुछ शर्तें आरोपित की थी इंडिया के ऊपर। तो ये जो शर्तें हैं आईएमएफ की, ये शर्तें देख लेते हैं कि किस प्रकार की शर्तें आईएमएफ सदस्य देशों पर आरोपित करता है जब सदस्य देशों को लोन देता है। ये एक्चुअली उसी टाइप की चीज़ है कि जब हम किसी को लोन दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो आदमी अपने खर्चे घटाएं, इनकम बढ़ाए, ताकि वो हमारे लोन का रिपेमेंट सही समय कर सके। तो वो इकोनॉमी में ऐसे संरचनात्मक सुधार करने के लिए कुछ शर्तें आरोपित करता है आईएमएफ। वो शर्तें क्या होती है कि जैसे बोलेगा कि राजकोषीय घाटे को कम करना है, निजीकरण को बढ़ावा देना है, प्राइवेटाइजेशन को, जैसे इंडिया में भी 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद ही एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई थी। तो उसका रीज़न यही था। मैं आपको ये भी बताया था कि 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी वो एक तरीके से मजबूरी थी, आईएमएफ की शर्तों को पूरा करना था, तो इसलिए वो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना उस टाइम पर मजबूरी थी। नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम लाए थे 91 में, नई आर्थिक नीति, वो इसलिए लाए थे आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना, वैश्वीकरण को, निजीकरण को बढ़ावा देना, राजकोषीय घाटे को कम करना, मुद्रा को नियंत्रण मुक्त करना। जैसे कुछ कंट्रीज क्या होती है कि अपनी जो उनकी मुद्रा है, करेंसी है, उसकी एक्सचेंज रेट को अपनी मर्जी से डिवैल्यू करती रहती है। कि जैसे चाइना है, चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देता है अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मतलब अपनी करेंसी का जानबूझकर डेप्रिसिएशन कर देता है ताकि उसके एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे। तो एक्सपोर्ट बढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि ट्रेड डेफिसिट नहीं होती है, ट्रेड सरप्लस हो जाता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ट्रेड सरप्लस होगी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो इसलिए चाइना अपनी करेंसी को जानबूझकर डेप्रिसिएट कर देता है। तो आईएमएफ एक शर्त ये भी आरोपित करता है कि भाई अपनी मुद्रा को स्टेट के कंट्रोल में मत रखो, सरकार के कंट्रोल में मत रखो, मार्केट फोर्सेस के आधार पर उसका निर्धारण होने दो। कि मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट के आधार पर एक्सचेंज रेट को फ्री छोड़ दो, तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर वो जितनी भी होगी एक्सचेंज रेट उतनी हो जाएगी, ठीक है। उसको नियंत्रण मुक्त करना। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या घटाना। ये किस लिए? ताकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर घटे, ताकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर घटे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर घटेगा तो राजकोषीय घाटा भी कम होगा, राजस्व घाटा भी कम होगा। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो सब्सिडी कम करे। सब्सिडी कम क्यों करे? सब्सिडी कम होगी तो राजकोषीय घाटा भी कम होगा। ऐसी श्रम सुधारों को लागू करें। श्रम सुधारों को लागू करने से क्या होगा कि इंडस्ट्रीज प्रमोट होगी। तो लेबर रिफॉर्म्स करने के लिए भी
शर्त आरोपित करता है आईएमएफ। ठीक है, इन शर्तों की वजह से इसकी आलोचना भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होती है कि भाई आईएमएफ तो जो लोन देता है इतनी सारी शर्तें लाद देता है देश के ऊपर। तो जो दूसरे देश है वो ये मानते हैं कि ये अमेरिका के कहने में चलता है, कि अमेरिका को इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है कि निजीकरण को बढ़ावा दो, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दो, और फ्री इकोनॉमी, और ये मुद्रा को नियंत्रण मुक्त करो, मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दो। तो ये मतलब कि मेनली कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ ऐसा करता है कि आईएमएफ यूएस से बोलता है उससे कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना है, तो इसलिए आईएमएफ इस टाइप की शर्तें आरोपित करता है। तो ये एक आलोचना भी की जाती है आईएमएफ की। अब आईएमएफ और भारत का संबंध देख लो। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। 27 दिसंबर 1945 को जब आईएमएफ की स्थापना हुई, भारत तभी इसका मेंबर बन गया था। तब भारत ब्रिटिश इंडिया था, मतलब ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन ने यह डिसीजन लिया था कि चलो आईएमएफ का मेंबर ब्रिटिश इंडिया को बना देते हैं। तो 27 दिसंबर 1945 से भारत आईएमएफ का मेंबर है। वर्तमान में भारत, मतलब पहले तो भारत ने 1991 में आईएमएफ से सहायता ली है, अभी वर्तमान में भारत इसका वित्त पोषक राष्ट्र है। ठीक है, मतलब हम नेट दे रहे हैं आईएमएफ को। हमारा जो कोटा है आईएमएफ में वो है 2.75%। जो आईएमएफ का टोटल कोटा है, मान लिया सभी कंट्रीज के 190 देशों का, तो उसमें जो हमारा कोटा आता है वो 2.75% है। ठीक है, इस कोटे के बेसिस पे हमारा वोटिंग शेयर है 2.63%। तो हम इस कोटे के आधार पे पूरे वर्ल्ड में 8वें नंबर पर है आईएमएफ में। पहले नंबर पे यूएसए है जिसका सबसे ज़्यादा कोटा है, उसके बाद में चाइना है सेकंड नंबर पे, और भारत का नंबर आता है 8वें नंबर पे। वोटिंग शेयर 2.63% है, कोटा 2.75% है। ठीक है, इसी कोटे के आधार पर ही इसमें वोटिंग पावर का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अमेरिका की, जैसे अमेरिका का कोटा सबसे ज़्यादा है, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा फंड दिया हुआ है आईएमएफ को, तो यूएसए की वोटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब एक चीज़ आता है, एक क्वेश्चन आता है आईएमएफ में सुधार के लिए। तो जैसे ये जो देश है ना, जैसे भारत है, चाइना है, ब्राज़ील है, जर्मनी तो विकसित देश है, सॉरी, भारत चाइना ऐसे विकासशील देश जो है, जैसे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, तो इन सब का ये कहना है कि भाई इसमें आईएमएफ में तो पश्चिमी देशों का वर्चस्व है और यूएसए के कहने से चलता है। तो यूएसए अपनी नीति आरोपित करना चाहता है दूसरे देशों के ऊपर, तो वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से यूएसए अपनी चलाता है वहाँ पर। तो ये लोग चाहते हैं कि इसमें आईएमएफ में सुधार हो। सुधार किस टाइप के? एक तो कोटा सुधार, कि भाई जैसे देश है, कि जैसे भारत है, भारत का 8वां नंबर है इसमें, जबकि भारत अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो उस हिसाब से 5th नंबर पर होना चाहिए भारत। तो अभी 2020 में जो कोटा रिफॉर्म्स हुए भी थे जनवरी 2020 में, उसमें कोटे में कोई परिवर्तन किया नहीं गया था। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है। तो ये एक तो ये कहते हैं कि कोटा सुधार हो, कि जो जिस देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में जितना योगदान है उसके हिसाब से कोटे का निर्धारण हो। और वोटिंग शेयर जो है, वोटिंग शेयर एक देश एक वोट के सिद्धांत पर चले, कि सभी देशों की जो वोटिंग पावर है वो बराबर हो। ये नहीं कि जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसने ज़्यादा फंड दिया हुआ है, जिसका ज़्यादा कोटा है, उसकी वोटिंग पावर ज़्यादा हो। तो छोटे देश, गरीब देश ये चाहते हैं कि सबकी वोटिंग पावर सेम हो, ताकि यूएसए और जो ये पश्चिमी यूरोपीय देश है ये अपनी पावर ना चला सके, अपनी बात ना थोप सके गरीब देशों के ऊपर। दूसरी प्रशासनिक सुधार की बात है। अब इन सुधारों की बात आती क्यों है, उसका रीजन यही है कि यूएसए एवं उसके सहयोगी पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, आईएमएफ में भी है, विश्व बैंक में भी है। यूएसए का अप्रत्यक्ष वीटो का मतलब है कि यूएसए कोटे के हिसाब से नंबर 1 पर है, तो उसकी वोटिंग पावर भी नंबर 1 है। और वोटिंग पावर जो है, जैसे वोटिंग पावर इंडिया की 2.63% है, ऐसे यूएसए की ज़्यादा है इंडिया से।
चाइना से भी ज़्यादा है, नंबर 1 पर है। तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो एक तरीके से उसकी वो जिधर वोट करेगा जिस डिसीजन के लिए, उसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वही उसी डिसीजन पे स्टैंप लग जाएगी। तो एक तरीके से यूएसए को अप्रत्यक्ष वीटो है। तो जो ये गरीब देश है ये चाहते हैं कि सब देशों का वोटिंग राइट जो है वो इक्वल हो। तो एक पॉइंट ये आता है। दूसरा पॉइंट आता है जो एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, प्रबंध निदेशक आईएमएफ का, वो मोस्टली पश्चिमी यूरोपीय देशों से होता है, जैसे फ्रांस से, ब्रिटेन से, इन सब देशों से वो होता है, या अमेरिका से होता है। आजकल डेविड मालपास है, शायद ये अमेरिका से, इनसे पहले फ्रांस की थी क्रिस्टीन लगार्ड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मोस्टली वो पश्चिमी यूरोपीय देश या अमेरिका से होता है इसका एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। विकासशील देशों को कम कोटा, जो मैं ऊपर बता रहा था, वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान की तुलना में। जैसे कुछ विकासशील देश ऐसे हैं जिनका ग्लोबल इकोनॉमी में योगदान तो ज़्यादा है, परंतु उनका आईएमएफ में कोटा कम है। तो वो ये मांग करते हैं कि हमारा कोटा कम से कम उस अनुपात में तो हो जिस अनुपात में हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में रोल है, और हमारी वोटिंग पावर भी या तो उस हिसाब से हो, या फिर 1 कंट्री 1 वोट का कंसेप्ट हो। इनकी ये डिमांड है। एक इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि जो 2008-9 की वैश्विक आर्थिक मंदी थी, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, इसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाया था आईएमएफ। अब भाई इतनी बड़ी संस्था है वर्ल्ड की, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनसे बड़ी तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नहीं वर्ल्ड में। ये दो सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए 6 महीने 1 साल पहले, जैसे बता दे कि भाई 6 महीने बाद रिसेशन आएगा। तो इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है, इसमें सुधार की बात की जाती है। एक आईएमएफ की जो शर्तावलियां हैं, आईएमएफ कंडीशनलिटी जो मैं ऊपर बताई थी, जो इंडिया के ऊपर भी आरोपित हुई थी 1991 में, ये बहुत ज़्यादा है कि इतना हस्तक्षेप कि किसी देश को अगर लोन दे रहे हो तो उसके ऊपर इतनी शर्तें आरोपित मत करो। मतलब ये शर्तें कि उस देश की इकोनॉमी में इतना हस्तक्षेप मत करो। तो ये भी एक सुधार की बात की जाती है कि ये शर्तें घटनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है वैश्विक ईयर रिपोर्ट्स। कौन कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ प्रकाशित करता है? इनमें एक तो है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, WEO, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। दूसरी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी आईएमएफ प्रकाशित करता है, और विश्व आर्थिक परिदृश्य को भी। तीसरी करता है राजकोषीय अनुश्रवण, फिस्कल मॉनिटर। तो ये 3 रिपोर्ट आईएमएफ पब्लिश करता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, कल हम देखेंगे विश्व बैंक।